हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ये स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस का एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर जो 2024 में आपका पेपर हुआ था होम साइंस, उसको सॉल्व कराने वाली हूँ। इस वीडियो में मैंने कुल 15 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करवाऊँगी। उन प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। आप अच्छे से उनको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इस साल भी उन प्रश्नों के आने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि जो 2023 में मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर जो था, उससे 10 से 12 प्रश्न जो थे 2024 में फंसे थे। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के प्रश्नों को 2025 में आने के भी चांसेस हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से 2023 के भी पेपर को देख लीजिएगा, 2022 के भी देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो मैंने प्रीवियस ईयर के वीडियोस बनाए हैं उनको भी आप अच्छे से देख के पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट से, क्योंकि वो सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की ओरिएंटेड भी हैं और उसी से प्रश्न आते ही हैं। सारे मैंने टॉपिक वाइज ही वीडियो बनाए हैं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आपका जो टेस्ट पेपर है 2023 का, शिफ्ट फर्स्ट में 23 मार्च को ये भी हुआ था। आप लोग का जो होम साइंस का एग्ज़ाम है वो 29 मार्च को है, फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा। पिछले साल जो था ये पेपर 23 मार्च को हुआ था। तो अपना प्रिपरेशन उसी तरह करते रहिए। आइए आपके होम साइंस का जो है एमए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपसे कह रहा है कि नेम द मोस्ट हीटिंग मेथड इन विच कुकिंग इज कैरिड आउट इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एट द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हिंदी में आप ध्यान दीजिएगा, आपको प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा, तो आप इसलिए डरिएगा मत। कुल 75 प्रश्न रहेंगे। आपके सब्जेक्ट का ही केवल 75 प्रश्न रहेगा, उसी को आपको हल करना है और कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो अपने सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करिए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि उस नम ताप विधि का नाम बताइए जिसमें 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस में के तापमान पर तरल पदार्थ की अल्प मात्रा में खाना पकाया जाता है। तो इसको सिमरिंग कहेंगे, स्ट्यूडिंग कहेंगे, पोचिंग कहेंगे, या भाप से पकाना। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? पोचिंग कहेंगे। पोचिंग क्या होगा कि इस विधि में जो भोजन को उबालते समय जो हम तापमान रखते हैं वो थोड़ा नीचे रखते हैं। जैसे भी कोई चीज़ उबलती है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलती है, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या रखते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं। और अगर ये फ़ारेनहाइट में आपसे पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा कि 158 न फ़ारेनहाइट से 185 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये इसके बीच में ये तापमान रहता है। और इस विधि के माध्यम से मुख्य रूप से जो हम हैं मछली, अंडे और सब्जियों को पकाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ये बहुत बार ये प्रश्न घुमा-फिरा के पूछता रहता है, तो इसको अगर आप अच्छे से तैयार रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के विलोपन की किस विधि के तहत एक खाद्य पदार्थ के विलोपन के लिए उसे एक महीन सूखी या चूर्णित सामग्री में डाला जाता है? तो ये कौन सा होता है? ड्रेजिंग होता है, मैरिनेटिंग होता है, स्ट्रिचिंग होता है, या फिर फोल्डिंग होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या करेंगे? तो ये होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका ऑप्शन जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो ड्रेजिंग हो जाएगा। अब ड्रेजिंग देखिए, ये क्या है कि जब हम खाना पकाते हैं तो जैसे उबालना, तलना, ये सब हम शब्द बोलते हैं ना घर की भाषा में, तो उसी तरह ये जो शेफ खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी तरह तरह की शब्दावली है, उनमें से ये शब्द है। तो ड्रेजिंग में क्या होता है कि ड्रेजिंग विधि द्वारा खाद्य पदार्थों को एक महीन सूखी या चूर्णित सामग्री में डाला जाता है। इससे इसके उदाहरण जैसे कि हम कटलेट, चिकन या फ्राई है, या ब्रेडिंग द्वारा भोजन से चिपकाने में मदद मिलती है, देखा ही होगा आप लोगों ने। अब इसमें इसका इस प्रश्न का तो जो उत्तर है ये फर्स्ट हो जाएगा, ड्रेजिंग। अब इसमें मैरिनेटिंग क्या होता है ये समझ लीजिए।
ताकि अगर इससे संबंधित आए तो आप लगा लें। मैरिनेटिंग में खाने की स्वाद को बढ़ाने के लिए उसको मसालेदार तरल में डुबोया जाता है। जैसे कि आप लोग ध्यान दिया जाए तो कोफ्ता हम लोग बनाते हैं ना, पकौड़ी, किसी भी सब्जी का पकौड़ी बना लिया और उसको रस्सेदार किसी रस्सा बना के अच्छा मसालेदार ग्रेवी डाल के उसको डुबो दिया जाता है उसको, तो उसे मैरिनेटिंग कहेंगे। और ये तीसरा है स्ट्रिंजिंग। स्ट्रिंजिंग क्या होता है? स्ट्रिंजिंग का तात्पर्य भोजन को एक साथ पिरोने से है, यानी एक साथ पिरो दिया किसी चीज़ में डालकर, ठीक। और चौथा है फोल्डिंग। फोल्डिंग में क्या होता है? हल्के मिश्रण में गाढ़े मिश्रण में, हल्के मिश्रण से गाढ़े मिश्रण में मिलाना। जैसे कोई चीज़ है हल्का मिश्रण में है, उसको और गाढ़े ग्रेवी में डाल देना, ये फोल्डिंग होगा, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आइए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। तो है कि इसमें कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कॉन्वूमीन है, ओव्यूक्यू म्यूकॉइक है। आइए तो देखिए, इस प्रश्न में अंडे में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनके बारे में दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये इसके जो गुण होते हैं वो दिया है। तो ए जो है कह रहा है कि कॉर्न एल्बुमिन जो है ये किस में हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि कॉर्न एल्बुमिन जो है 1 से ही मैच करेगा। ये आयरन के अवशोषण में हस्तक्षेप करता है, जो अंडे में जो प्रोटीन होता है। अब दूसरा जो बी है, ये क्या है? बी है ओवोम्यूकॉइड। ओवोम्यूकॉइड जो होता है, इसका भी जो है आपका दूसरा ही सही है, इसका भी दूसरे से ही मैच होगा। ये ट्रिप्सिन निरोधक है। ये क्या है? ट्रिप्सिन निरोधक। और एविडीन जो है, एविडीन जो प्रोटीन है, ये क्या होता है? इसका ये 4 से मैच होगा। ये क्या करता है? बायोटीन को बांधता है, जिससे विटामिन अनुपलब्ध हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ओवोग्लोब्युलिन जो है ये क्या काम करता है? तो ये तीसरा जो है ये 2 घटकों G1 और G2 से बना है, जो और दोनों ही उत्कृष्ट फेन कर्मक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के आपका मैच द कॉलम आएगा, और यहाँ पे अंडे में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके नाम दिए हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अंडे में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पे चारों नाम दिए हैं, इनको आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणोदक गैस का नाम बताइए। तो जो डब्बा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें किस गैस को यूज़ किया जाता है बंद करने के लिए? तो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर गैस दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम डब्बाबंद चीज़ों को प्रणोदक गैस के रूप में करते हैं। यहाँ पे इसका प्रयोग साथ ही साथ डब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है, ना केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि नाइट्रोजन। अगर इसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम नहीं देता और इसकी जगह नाइट्रोजन रहता, तो आप उसको नाइट्रोजन को भी टिक कर सकते थे। दोनों सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ नाइट्रोजन का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशीतित्र दुग्ध निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? अगर पिघलाव नहीं किया जाता, जब बर्फ के क्रिस्टल पिघलते हैं, जब खाद्य पदार्थों का जल सूक्ष्म किया जाता है, या फिर जब बर्फ के क्रिस्टल सतह से वाष्पित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा कि जब बर्फ के क्रिस्टल सतह से वाष्पित होते हैं। तो प्रशीतित्र दुग्ध निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये होता है जब बर्फ के क्रिस्टल सतह से वाष्पित होते हैं, उसकी वजह से जो दुग्ध है वो प्रशीतित्र होता है। इसका इंग्लिश में क्या था? फ्रीजन बॉर्न
इन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो व्हेन आइस क्रिस्टल इवोपरेट फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, बॉन्डिंग है। द इमेज गिवन बिलो इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ विच अमीनो एसिड? ये अमीनो एसिड आप लोगों को पता ही होगा, प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड का नाम दिया है। अब हमें बताना है कि ये कौन सा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एलेमाइन का है, ल्यूसिन का है, आइसोल्यूसिन का है, या फिर मीथोनाइन का है। तो यहाँ पे जो है ये है आपका आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, मीथियोनाइन, ये सही हो जाएगा। अब मीथियोनाइन जो अमीनो एसिड होता है, ये क्या करता है? तो यह एक आवश्यक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है जिसमें हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है। यह प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीन बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल जो आपका है ई स्टडी केंद्र, इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और हमारे चैनल से आप लगातार जितने भी होम साइंस से रिलेटेड वीडियो है उसको पढ़ डालिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर से होगा। हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होता है, और वो जिस फैकल्टी में या फिर जिस भी कॉलेज में नाम लिखवाना चाहते हैं उनमें नाम लिखाया है। बहुत सारे छात्रों ने हमें मैसेज करके बताया है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए। और आप कहाँ से हैं और जिस भी जगह से आप स्टेट या फिर ज़िले से पढ़ाई कर रहे हैं, आप हमें लिख कर ज़रूर से बताइएगा कि आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल के परिवार में शामिल है। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर इन द TCA सर्किल? अब ये क्या है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाएं TCA चक्र में नहीं होती हैं? तो कौन सी रासायनिक जो प्रक्रिया है वो जो TCA चक्र में नहीं होती है? जल अपघटन, कार्बोक्सिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण, या फिर विफॉस्फोरिलीकरण। क्या नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। जो फॉस्फोरिलीकरण है, ये प्रक्रिया जो है इसमें नहीं होती है। ये TCS चक्र एक जो होता है, जो ध्यान दीजिएगा, जो ये TCS चक्र है ये क्या होता है? यह एक रासायनिक क्रिया का समूह है जो कि सभी एरोबिक ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में होता है। ये संग्रहित एनर्जी को मुक्त करने में प्रयोग होता है। जो हमारे बॉडी में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, जैसे जैसे हम कार्य करते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, चलना, दौड़ना, भागना, तो उसमें ये जो एनर्जी होती है क्या होती है? धीरे धीरे रिलीज होकर हमें ऊर्जा देती रहती है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रश्न, साइट फॉर फैटी एसिड बायोसिंथेसिस विथिन सेल इज? कोशिकाओं के भीतर वसा युक्त अम्ल जीव संश्लेषण का स्थल है, कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, साइटोप्लाज्म में, या क्लोरोप्लास्ट में? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये 3 सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। जो साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ड्यू टू रिस्पेक्ट टू एलोस्ट्रिक इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम? किण्वन के एलोस्टेरिक निरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसी का है।
तो ध्यान दीजिए, सक्रिय स्थल से जोड़ता है, प्रक्रिया विनिमय में भाग लेता है, किण्वन को विकृत करता है, या फिर किण्वन में के तेजी से काम करने का कारण बनता है। क्या होगा इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। ये किण्वन के तेजी से काम करने का कारण बनता है। ये प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, ये एंजाइम से है। ये प्रश्न एंजाइम और इनहिबिटर से आया है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, तो मैं और भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी। आप लाइक ज़रूर से करिएगा और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कह रहा है कि ICMR NIN के अनुसार स्तनपान कराने वाली महिला के लिए विटामिन सी, जो स्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी का प्राकृतिक नाम है, का अनुमानित औसत आवश्यकता क्या होता है? 80 मिलीग्राम प्रतिदिन, 85 मिलीग्राम प्रतिदिन, 90 मिलीग्राम प्रतिदिन, या फिर 95 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रत्येक महिला के लिए, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए जो इस विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है वो औसतन प्रतिदिन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 80 मिलीग्राम प्रतिदिन रहता है। तो हमारा 80 मिलीग्राम यहाँ पे प्रतिदिन सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, इनसे रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं, इनके डाइट आते हैं, तो कभी कभी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इनको देख लीजिएगा इस एक्सरसाइज का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम परसेंटेज टू टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोटीन का कौन सा घटक कुल प्लाज्मा प्रोटीन में अधिकतम प्रतिशत का योगदान देता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजेन, या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर है ये फर्स्ट सही हो जाएगा। जो एल्बुमिन होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन में अधिकतम प्रतिशत में होता है, जो कि कितना होता है, 60%। 60% प्लाज्मा का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न कि सुश्री एक्स पिछले 2 से 3 दिनों में मिट्टी के रंग जैसा भारी, चिकना और बदबूदार मल का आने की शिकायत कर रही हैं। ऐसे में उन्हें डैश कौन सी होने की अधिक संभावना है? क्या हो गया है उनको? कौन सी समस्या है? आवाप शोषण सिंड्रोम हो गया है, अग्राशय की अपर्याप्तता है, हेपेटाइटिस है, या फिर पित्त नलियों में अवरोध है, नलिकाओं में अवरोध है? क्या हो गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सुश्री एक्स हैं, जो 2-3 दिन से इनको जो भी समस्याएं हो गई हैं, तो इसमें क्या हो गया, उनको अपाव शोषण सिंड्रोम की समस्या हो गई है, ठीक है। इस समस्या में क्या होता है कि व्यक्ति को मिट्टी के रंग जैसा भारी, चिकना और बदबूदार मल आने की शिकायत रहती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पोषण देखभाल प्रक्रिया के चरण को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे हमारा जो क्रम है, ध्यान दीजिएगा कि पोषण देखभाल के लिए योजना बनाना, समस्याओं की पहचान, पोषण स्थिति का मूल्यांकन, पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को निर्धारित करके पोषण संबंधी देखभाल का कार्यान्वयन, या फिर पोषण देखभाल का मूल्यांकन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोषण स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, समस्याओं की फिर पहचान करते हैं, तो ये ऑप्शन बी जो है 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर पोषण देखभाल के लिए योजना बनाएंगे। समस्या पहचान हो गई, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, तो ऑप्शन ए फिर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पोषण देखभाल का मूल्यांकन करेंगे। अगर हम योजना बना लिए, फिर देखभाल का मूल्यांकन करेंगे, और जो 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ई जो है
ये 5th हो जाएगा। फिर लास्ट में मूल्यांकन होता है। पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को निर्धारित करके पोषण संबंधी देखभाल का कार्यान्वयन करेंगे। फिर पहले कार्यान्वयन किया जाएगा ना, फिर मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने देखभाल किया उसको वो हमें फ़ायदा कर रहा है या नहीं, उससे हमें लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, CBA, फिर D और फिर A। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि विकास निरीक्षण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे भी हमें जो विकास से संबंधित चैप्टर है उसमें जो चरण है उसी को ऊपर नीचे करके दे दिया है, सही क्रम में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो विकास का चरण होता है उसमें बच्चे का जो विकास ग्रोथ होता है उसी के बारे में, विकास वक्र की दिशा की व्याख्या करना और यह पहचान कि क्या बच्चे का उचित विकास हो रहा है। तो ये तो एक प्रकार से मूल्यांकन की तरह ही हो गया है, तो ये पहले नहीं आएगा, ये लास्ट में हो सकता है। बच्चे का सही वजन निर्धारित करना, एक विकास चार्ट पर उम्र के अनुसार वजन को सटीक रूप से प्लॉट करना, बच्चे की सही उम्र का निर्धारण। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे, तो डी हमारा जो है 1 हो जाएगा। बच्चे के सही उम्र का निर्धारण पहले करेंगे, फिर हम बच्चे का सही वजन निर्धारित करना, तभी ना हमें पता चलेगा कि बच्चे का विकास सही हो रहा है कि नहीं। बच्चे की उम्र के हिसाब से ही बच्चे का विकास होना चाहिए और उसका वजन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तभी हमें पता चल, तो ये डिसबैलेंस रहेगा। तो उसी हिसाब से हमको क्या अनेक बच्चे पे ध्यान देना होगा। फिर हमारा जो होगा हम सी जो होगा 3 हो जाएगा कि एक चार्ट, विकास चार्ट उम्र के अनुसार वजन की सटीक रूप से प्लॉट करना, फिर ये की जाएगी। और लास्ट में जो होगा आपका ए हो जाएगा, विकास वक्र की दिशा की व्याख्या करना और यह पहचानना कि क्या बच्चे का उचित विकास हो रहा है और नहीं हो रहा है तो किन वजहों से नहीं हो रहा है, किन चीज़ों की उसको कमी है, उसको दूर करना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आंतरेतर पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो जठरांत्र पथ के माध्यम से या पोषक नली के माध्यम से आंत तक पहुंचकर पोषक तत्व संबंधी सहायता प्रदान करता है, अंतःशिरा में दिया जाता है और जठरांत्र पथ को पूरी तरह से छोड़कर बायां पास दिया जाता है। पोषक तत्वों के घोल को कैथेटर के माध्यम से सीधे रक्त प्रवाह में डाला जाता है, या फिर यह उन रोगियों को दिया जाता है जो खा नहीं सकते या जिनके जठरांत्र पथ निष्क्रिय होते हैं। क्या सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो आंतरेतर पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन सही है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी सही है हमारा कि जो ये पोषण है संबंधित जो भोजन है यह उन रोगियों को दिया जाता है जो खा नहीं सकते या जिनके जठरांत्र पथ निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, उनको जो होता है उनको ये न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है ताकि वो आसानी से खा सके, खाने को निगल सके और उनको ये पच भी जाए। तो आपको आज का वीडियो, ये मैंने कुल 15 प्रश्न हल करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा हमें मैसेज करके ज़रूर से बताइएगा। आगे का वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप हमारे इस चैनल पे इसी तरह बने रहिए। हमें अपना लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर से भेजिएगा। थैंक यू एवरीवन।